जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है वो सामाजिक विज्ञान का क्लास है, जो कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट इस चैप्टर के और देख चुके हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। आज ये चौथा है और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे। और इसमें आपको 4 से 6 नंबर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आंसर से मिल सकते हैं। मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर आपके जो है 4 से 6 नंबर के आते हैं, और ये आपके गवर्नमेंट जॉब के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि इसमें आप लोग देखे ही होंगे कि जितनी भी आंदोलन हुए गांधी जी वाले या ढेर सारे, तो इसी चैप्टर से है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास को, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का परीक्षण करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों का योगदान था। उनमें निम्नलिखित कारण प्रमुख थे। पहला हेडिंग है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ये पहला हेडिंग है। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता असंतोष था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के शोषण के शिकार देसी रजवाड़े, तालुकेदार, महाजन, कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी बने। सभी अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानकर इसका खात्मा करने का मन बनाने लगे। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा है, आप देख सकते हैं, आर्थिक कारण। तो इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। किसानों पर लगान एवं कर्ज का बोझ बढ़ चढ़ गया। किसानों पर लगान एवं कर्ज का बोझ चढ़ गया, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग रही थी, जिससे ये लोग छोटे छोटे धंधे खत्म हो रहे थे, उनके आय के स्रोत कम हो रहे थे, जिससे उनका बोझ जो है, कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता गया। अब आगे देखते हैं। किसानों को नकदी फसल नील, गन्ना, कपास उपजाने को बाध्य कर उसका भी मुनाफा सरकार ने उठाया। अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन का निष्कासन हुआ, जिससे भारत की गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अब अगला हम लोग कारण देखते हैं। तो अगला कारण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। इसके अंतर्गत 9वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर दी। वे भी अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस एवं यूरोप के अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुए। रूसो, वॉल्टेयर, मेजनी, गैरीबाल्डी जैसे दार्शनिकों एवं क्रांतिकारियों के विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा। अब तीसरा कारण देखते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। इसके अंतर्गत देखते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने
राष्ट्रीयता की भावना विकसित की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में योगदान किया। और अगला कारण देखते हैं, राजनीतिक एकीकरण। भारत में अंग्रेजों ने उग्र साम्राज्यवादी नीति अपनाई। वारेन हेस्टिंग से लेकर लॉर्ड डलहौजी ने येनकेन प्रकारेण देशी रियासतों को अपना अधीनस्थ बना लिया। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देशी राज्यों की अंग्रेजी अधिसत्ता में ले लिया। इससे एक प्रकार से भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल, डाक तार की व्यवस्था से आवागमन और संचार की सुविधाएं बढ़ गईं। इससे संपूर्ण भारत में स्थानीयता की भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गांधी जी की योगदान का विवेचना करें। एक अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी के योगदान की विवेचना करें भारतीय आज़ादी में, या फिर भारत के आज़ादी में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। संक्षिप्त में इसका उत्तर दें, विस्तार से समझाएं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। इन्हीं आस्था का सहारा लेकर वे औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों के जन जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। 1917 और 18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र दिया। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। या फिर एग्जाम में आ सकता है कि क्या कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, या फिर इस तरीके से कई क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। तो
सविनय अवज्ञा कारणों में महत्वपूर्ण थे, जिसमें पहला कारण है साइमन कमीशन। आप लोग देख सकते हैं साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 6 सदस्यीय आयोग था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाना था तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। सबसे पहला कारण यह हो गया। दूसरा कारण नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट के दर्जा देने की मांग की। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृति नहीं हो सका, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना उभर कर सामने आई। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम पेश किया। अब हम लोग अगला कारण देखते हैं, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इसमें देखते हैं इस समय कांग्रेस के युवा वर्गों के बीच मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। इसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई। वामपंथी दबाव को संतुलित करने के आंदोलन के नए कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। अगला कारण था क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। इसके अंतर्गत इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर से उभरी। और छठा कारण पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के साथ ही पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। और सातवां कारण क्या था? गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा, परंतु इरविन ने मांग मानना तो दूर, गांधी इससे मिलने से भी इनकार कर दिया। सरकार का दमन चक्र तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च आरंभ करने का निश्चय किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला जो कारण था वह है रॉलेट कानून। रॉलेट कानून, इसके बारे में हम लोग लघु उत्तरीय में प्रश्न देखे थे। ठीक, तो इसमें क्या है, रॉलेट कानून में क्या है? तो 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था तथा इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। अब अगला देखते हैं कारण। तो अगला कारण है दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में
सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे, चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तभी जनरल डायर के द्वारा वहां पर निहत्थी जनता पर गोली चलवाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई। गांधी जी ने इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। और अगला कारण खिलाफत आंदोलन। अगला क्या है? खिलाफत आंदोलन। इसी समय खिलाफत का मुद्दा सामने आया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए ये देखते हैं। ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी गई, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया? देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ और गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। तो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी का खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजयी मिस्र राष्ट्रों ने कठोर संधि थोप दी। श्रवे की संधि ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया। खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। वे तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसके लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया। आंदोलन चलाने के लिए जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनाकर तुर्की के साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त राज विरोधी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था? महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? जो गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, वो लोग कैसे इंटरेस्ट ले रही थी, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग उत्तर को देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में काफ़ी भिन्नता थी। असहयोग आंदोलन में जहां सरकार के साथ असहयोग करने की बात थी, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का भी उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी व्यापक जनाधार वाला आंदोलन साबित हुआ।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर गांधी जी के सभाओं में भाग लिया। अनेक स्थानों पर स्त्रियों ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। स्त्रियों ने विदेशी वस्त्र एवं शराब के दुकानों की पिकेटिंग की। स्त्रियों ने चरखा चलाकर सूत काटने और स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया। शहरी क्षेत्रों में ऊंची जाति की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थीं, तो ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवार की किसान और स्त्रियां। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान राष्ट्रवाद के टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि चौथा पार्ट था, और हमने इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के नज़रिए से, और आप इससे अच्छे स्कोर भी कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो आपके दोस्त हाई स्कूल में हो या फिर जो आपके रिलेशन में बच्चे जो हाई स्कूल में हो, उनको भी शेयर करें, जिससे कि वो इसका लाभ ले सके। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और ध्यान रहे, अगर जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जब अगला क्लास आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।